हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज हम राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 के फर्दर सेक्शंस को डील करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 सेक्शन 3 डिलिमिटेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी तक सबसेक्शन 2 तक कर लिया था। आज हम सबसेक्शन 3 को डील करने वाले हैं। तो सबसेक्शन 3 में बता रखा है कि अगर कोई स्थानीय क्षेत्र म्यूनसिपैलिटी नहीं रहता, उसे ऑफिशियल गैजेट से स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती है कि अब कोई लोकल एरिया म्यूनसिपैलिटी नहीं रहा, तो 4th क्लॉज में बता रखा है कि उसे ये समझा जाएगा कि वो डिसॉल्व हो गया, विघटित हो गया। और विघटित होने के बाद में जितना भी बैलेंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी फंड है या जितनी भी प्रॉपर्टी एंड राइट्स लाइबिलिटीज़ हैं उस म्यूनसिपैलिटी के, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। सारी राज्य सरकार के पास जितनी भी राइट्स लाइबिलिटीज़ थी, जितने भी चार्जेस थे उस म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, वो म्यूनसिपैलिटी नहीं रहने पर सारे चार्जेस लाइबिलिटीज़ राज्य सरकार के पास चली जाएगी। और जितने भी कदम उठाए जाएंगे उस म्यूनसिपैलिटी को लेकर, तो राज्य सरकार से ही सहायता ली जाएगी। यह बात 3rd क्लॉज में बता रखी है। अब 4th क्लॉज में बता रखा है कि अगर 3rd क्लॉज की जो प्रॉपर्टी थी म्यूनसिपैलिटी की, जो कि सीज़ हो चुकी है, वो किसी लोकल अथॉरिटी के पास चली जाती है, वो किसी लोकल अथॉरिटी में इंक्लूड कर ली जाती है, तो जितना भी भार, जितना भी चार्जेस, लाइबिलिटीज़, प्रॉपर्टीज़, राइट्स थे उस म्यूनसिपैलिटी के, जो कि अब सीज़ हो गई, तो वो सारी लोकल अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। 5th क्लॉज में बता रखा है कि अगर कोई लोकल एरिया एक म्यूनसिपैलिटी से निकलकर दूसरी म्यूनसिपैलिटी में इंक्लूड होता है, अगर कोई स्थानीय क्षेत्र एक नगरपालिका से हटकर दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित होता है, तो उस स्थानीय क्षेत्र के जितने भी अधिकार और दायित्व थे जो पहले नगरपालिका में थे, वो अब दूसरी नगरपालिका में शिफ्ट हो जाएंगे। और यह काम राज्य सरकार ऑफिशियल गैजेट से और दोनों म्यूनसिपैलिटी से कंसल्ट करके करेगी। पर सबसेक्शन 5 के साथ ही प्रोवाइडेड भी बता रखा है, जिसे परंतु या अपवाद भी कहते हैं। तो इस अपवाद में बता रखा है कि अगर राज्य सरकार को लगे कि ये स्थानीय क्षेत्र एक नगरपालिका से दूसरे नगरपालिका में अंतरण करने लायक नहीं है, तो राज्य सरकार नहीं करेगी। ये अपवाद है इसका कि राज्य सरकार के विवेक अनुसार वो स्थानीय क्षेत्र अंतरण किया जाएगा। उपधारा 6 सबसेक्शन 6 में 5 जगहों के नाम बता रखे हैं, और जब ये 5 जगह 2 म्यूनसिपैलिटी के अंदर, 2 नगरपालिका के अंदर स्थित करती है, तो कौन सी नगरपालिका उस पर अपने राइट एस्टेब्लिश कर सकती है, किस एक नगरपालिका के अंदर वो 5 स्थान माने जाएंगे, तो राज्य सरकार अपने राजपत्र द्वारा ये घोषित करेगी उपधारा 6 में। और वो 5 जगहों के नाम हैं आवास गृह, निर्माणशाला, भंडागार या उद्योग या कारोबार का स्थान। उपधारा 7 में बता रखा है कि जब कोई स्थानीय क्षेत्र किसी नगरपालिका के अंतर्गत माना जाता है, समझा जाता है, तो उस नगरपालिका द्वारा बनाए गए समस्त नियम, उपविधियाँ, जारी किए गए आदेश, निर्देश, अधिसूचना, नोटिस और प्रदत्त शक्तियाँ लागू की गई मानी जाती है, और वो सम्मिलित किए जाने की तारीख से ही मानी जाती है। जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे, तो वो नगरपालिका द्वारा बनाए गए नियम, उपविधियाँ ही लागू होगी उस स्थानीय क्षेत्र पर। उपधारा 8 सबसेक्शन 8 जो कि बताती है कि अगर कोई स्थानीय क्षेत्र गांव के नाम से जाना जाता था और अब उसे राज्य सरकार राजपत्र द्वारा किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर दिया गया है, तो अब उसके क्या परिणाम होंगे। तो कुछ खंड बता रखे हैं, कुछ क्लॉसेस बता रखे हैं, जिनमें कि कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम के बारे में बता रखा है। तो पहला बता रखा है, ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। अब गांव क्या होता है, इसलिए इसको समझने के लिए हम सीधे रेफ़र करेंगे सेक्शन 2 को, उपधारा 2 को। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में विलेज जैसे टर्म को डिफाइन कर रखा है कि जब तक उपधारा 1 के अनुसार चुनाव नहीं हो जाते या नगरपालिका का समयकाल पूरा नहीं हो जाता, तो जितने भी सरपंच, उप सरपंच थे उस लोकल एरिया में जो पंचायत होती थी, अब वो म्यूनसिपैलिटी में आने के बाद एडिशनल मेंबर्स समझे जाएंगे, या फिर उनको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समझा जाएगा। तो अब ये चेयरपर्सन है, ये डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में, धारा 2 उपधारा 12 में
बता रखा है चेयरपर्सन के बारे में। और वाइस चेयरपर्सन के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन कर रखा है। ये अब धारा 2 में उपधारा 12 में जो अध्यक्ष को वर्णन कर रखा है उसे हम समझते हैं। तो यहाँ बता रखा है अध्यक्ष से अभिप्रेत है नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में सभापति और नगर निगम के मामले में महापौर। चेयरमैन इन केस ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड, प्रेसिडेंट इन केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल एंड मेयर इन केस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये चेयरमैन के बारे में, चेयरपर्सन के बारे में बता रखा है। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में वाइस चेयरपर्सन को डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ बता रखा है नगर पालिका बोर्ड के मामले में उपाध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में उपसभापति और नगर निगम के मामले में उप महापौर। इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम वापस उपधारा 8 में आ जाते हैं जो कि धारा 3 के अंतर्गत थी। तो यहाँ पे कुछ परिणामों के बारे में बता रखा था। पहले में बता रखा है कि ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। दूसरा बता रखा है कि जो पंचायत है वहाँ पर वो अपने कार्य करना बंद कर देगी, अब म्यूनसिपैलिटी अपने रोल में आ जाएगी। थर्ड क्लॉज में बता रखा है कि जो सरपंच उप सरपंच हैं उनको चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन का नाम दे दिया जाएगा, म्यूनसिपैलिटी के अंदर एडिशनल मेंबर समझा जाएगा। फोर्थ डी क्लॉज में बता रखा है कि जितने भी आस्तियाँ और दायित्व थी उस गांव को लेकर वो सभी अब नगर पालिका में इंक्लूडेड मानी जाएगी। अब वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कि जितने भी असेट्स वेस्टिंग थे या लाइबिलिटीज़ थी उस विलेज की वो अब म्यूनसिपैलिटी की हो गई। और ई क्लॉज में बता रखा है जो लोकल एरिया स्टेट गवर्नमेंट ने विलेज का नगर पालिका में म्यूनसिपैलिटी में इंक्लूड कर दिया वो टैक्स भी इम्पोज कर सकता है, जो कि ये एक्ट बताता है। सब सेक्शन 9 में बता रखा है कि उस विलेज वाले लोकल एरिया को म्यूनसिपैलिटी में इंक्लूड करने के लिए जो ऑर्डर्स पास करने होंगे स्टेट गवर्नमेंट वो ऑर्डर पास कर सकती है। 10 सब सेक्शन के अंदर बता रखा है कि जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट है 1994 या कोई और एक्ट है तो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना डाले, नगर पालिका एक्ट अपने इफ़ेक्ट में रहेगा। धारा 4 में बता रखा है नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उनके लिए अनुपयुक्त हो। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर कोई इस अधिनियम का प्रावधान ऐसा है जो नगर पालिका बोर्ड पे अनुपयुक्त होता है तो राज्य सरकार जो अधिसूचना द्वारा ये घोषित कर सकती है कि वह प्रावधान नगर पालिका बोर्ड पर लागू नहीं होगा। और उपधारा 2 में बता रखा है कि उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना के साथ साथ राज्य सरकार कुछ नियम भी बना सकती है जो कि सुसंगत हो उस प्रावधान के, जो कि अनुपयुक्त है। इस तरह सेक्शन 5 में ट्रांजिशनल एरिया में म्यूनसिपल बोर्ड होगा, स्मॉलर अर्बन एरिया में म्यूनसिपल काउंसिल होगा और लार्जर अर्बन एरिया में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा। और इन तीनों की एक परपेचुअल सक्सेशन होगी और कॉमन सील होगी और इन पर इन्हीं नाम से सूट लाया जाएगा, वाद लाया जाएगा और इसी नाम से ये वाद कर सकेंगे। अब इन सब बातों के 2 अपवाद बता रखे हैं जो कि परंतुक करके बता रखे हैं। तो पहले परंतुक में बता रखा है कि जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप होंगे, औद्योगिक नगरी होंगी, यहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये एग्जेम्प्टेड रहेगा इन सब प्रोविज़न से। और जो दूसरा परंतुक बता रखा है वहाँ पे बता रखा है कि अगर कोई एरिया में कोई स्थानीय क्षेत्र है, कोई लोकल एरिया है और गवर्नमेंट को लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कल्चरल, हिस्टोरिकल, टूरिस्ट और अदर कोई इम्पोर्टेंस से ये एरिया अलग होना चाहिए, तो राज्य सरकार राजपत्र द्वारा उस नगर पालिका से उस स्थानीय क्षेत्र को अलग कर देगी या बिना अलग करे भी उसे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दे देगी और वो सारे फंक्शंस और ड्यूटीज़, पावर एंड ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए कहेगी। अब इस एक्ट से रिलेटेड बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।